अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज समझने के लिए आप पहले अपने माइंड में जो टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट था उसको ज़रा रिकॉल कर लें। टेम्पलेट वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था कि हमने टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शन को बनाया था। मैं यहाँ पे साथ बुक ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद आ जाए। ये हमने टॉपिक पढ़ा था टेम्पलेट वाला। टेम्पलेट फंक्शन हमने पढ़े थे, टेम्पलेट क्लास हमने पढ़े थे। जब भी हम प्रोग्राम बनाते थे तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में टेम्पलेट नाम का एक हम यहाँ पे टाइप नाम का, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ टी नाम का किसी नाम से भी हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते थे। और जब हम मेन फंक्शन से वैल्यू पास करते थे तो जिस तरह की वैल्यू हम पास करते थे हमारा जो टेम्पलेट है ये उस लिहाज से काम करना स्टार्ट कर देता था। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू पास किया है तो ये फ्लोट बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पास किया तो वो इंटीजर बन जाएगा। कोई करेक्टर वैल्यू पास किया तो वो करेक्टर बन जाएगा। सेम ऐसे ही हमने फिर क्लास टेम्पलेट भी पढ़ा था। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम माइंड में रखें तो जो आज का टॉपिक है वो आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है कि हमारे पास बिल्ट इन ये कुछ तो हम टेम्पलेट खुद से बना रहे थे। जो हमने जब कोडिंग कर रहे थे, जब टॉपिक पढ़ रहे थे, तब हमने ये जो टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट था ये खुद से हमने वर्किंग इसके ऊपर की थी। जो प्रोग्राम अवेलेबल थे बुक के अंदर उनको डिस्कस किया था। लेकिन कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पहले से बनी हुई मौजूद है। हमने बस उनको अपने कोड के अंदर ऐड करना होता है। हेडर फाइल में ऐड करते हैं लाइब्रेरी को और नीचे हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और जैसे उससे वर्किंग हम टेम्पलेट के साथ करवाते थे सेम वैसी वर्किंग हम उससे उससे यहाँ पे करवा लेते हैं। समझाई बात की? जी सर। एक टेम्पलेट था जो आपने खुद से क्लास टेम्पलेट या फिर फंक्शन टेम्पलेट बनाया, उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म की और आपका हमने खुद कोडिंग का रिजल्ट निकला। सेकंड यहाँ पे है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप बिल्ट इन किसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को अपने कोड के अंदर ऐड कर लेते हो, हेडर फाइल में ऐड कर लेते हो। उसकी कोई कोडिंग एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखेंगे। उस कोड के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि उसको जैसे हम नॉर्मल टेम्पलेट को यूज करते थे, उसका जो सिंटैक्स था हमारे पास कि क्लास का नाम और आगे एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे डाटा टाइप, कि हमने उस टेम्पलेट से कैसे काम करवाना है। और आगे राइट साइड के ऊपर उसके ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बना के उसको जिस तरह का हम वहाँ पे डाटा टाइप पास करते थे, जो हमारे पास टेम्पलेट होता था वैसा काम करना स्टार्ट कर देता था। तो सेम हम यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे होंगे। फर्क सिर्फ क्या होगा कि हम खुद से नहीं वर्किंग कर रहे होंगे, खुद से क्लासेस नहीं बना रहे होंगे, बल्कि कोई बिल्ट इन टेम्पलेट को यूज करते हुए उसको काम करना उससे काम करवाएंगे। ये ऊपर थोड़ी सी उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का। इसको एक दफा देख लेते हैं इसमें क्या बता रहा है, फिर नीचे जो जितनी इसके टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो बता रहा है होप यू ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस टेम्पलेट विच यू हैव डिस्कस अर्लियर and the C++ standard template library is a powerful set of C++ template classes to provide a general purpose classes and function with template that implements many popular and commonly used algorithm and data structures like vector, list, queue and stack etc. अब ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। ये इन्हीं में से किसी ना किसी की एग्जांपल होगी। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज है ना, जिस तरह ये कंटेनर्स हैं या फिर एल्गोरिथम है या फिर ये इटरेटर्स हैं, इन्हीं में से किसी ना किसी की एग्जांपल्स हैं ये सारी। अब ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। डाटा स्ट्रक्चर अभी तक आपने कोर्स पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको उसको बता देता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डाटा को स्ट्रक्चर करने का मैकेनिज्म,
डाटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल के अंदर कोई फोल्डर बना रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल अपने जो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के आपके नोट्स हैं वो आप अरेंज कर रहे हैं, या आपने कोई फैमिली के पिक्चर्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं। अब एक तरीका कार क्या है कि आप सारा कुछ एक फोल्डर में रख दें। एक सेकंड मेथड क्या है कि आप उनको प्रॉपरली अरेंज करके रख लें कि हाँ जी ये फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने ये बुक्स पढ़ी थी, और हर एक बुक का एक फोल्डर बन जाए, और उस फोल्डर के अंदर आप फिर उस बुक का मटेरियल रख दें। और सेकंड सेमेस्टर का करें, और सेकंड सेमेस्टर में आप कोई हर एक बुक का एक फोल्डर बना लें और उसके अंदर आप उस बुक की चीज़ें रख लें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने ऊप का कॉन्सेप्ट ओपन किया है, तो आप ऊप का एक फोल्डर बना लें, और ऊप के फोल्डर के अंदर फिर आपके पास हर टॉपिक का एक अलग अलग फोल्डर बनता जाए। तो वो आपके पास क्या है कि डाटा को आप किसी सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हो। ये चीज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, स्टैक है, क्यू है, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है। बड़ी चीज़ें हैं, वो आगे हमारे जो थर्ड सेमेस्टर में कोर्स आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप सिंपली कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जब 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 ये वर्ड आएंगे तब तब मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब सिंपली जो उसने यहाँ पे हमें बात बताई है, इस सारे एरिया के अंदर उसने जो बात हमें बताई है वो ये उसने बताया है कि जो हमारे पास टेम्पलेट वाला काम हमने पढ़ा है, उसमें क्या था कि हमें काम खुद से करना पड़ता था, टेम्पलेट खुद से बनाने पड़ते थे। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट बने बनाए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। हम कोई एक आधी एग्जांपल भी इसकी कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसको हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने से क्या होगा कि हमें वो ऊपर से टेम्पलेट बना के लाना नहीं पड़ेगा। हम सिंपली ऊपर एक हेडर फाइल ऐड करेंगे जिससे बस पूरी की पूरी क्लास हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगी, और हम उस क्लास को यूज करते हुए जैसे हम टेम्पलेट से काम करवाते हैं वैसे हम काम करवा लेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट टेम्पलेट लाइब्रेरी और वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट्स। वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि वो कह लो कि हम रैंडमली रखते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर दें। प्रॉपर इसको एक सीक्वेंस के अंदर रखना पड़ता है तब ये काम होता है। तीन हमारे पास इसके उसने डिवीजन की हुई है, टोटल चार होती हैं लेकिन यहाँ पे उसने तीन मेंशन की हुई हैं। चौथी वाले भी हम किसी और जगह से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंटेनर, एल्गोरिदम और इटरेटर्स। कंटेनर हमारे पास क्या सिंपल सी इसकी बात है, ये पहली लाइन के अंदर ही आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। कहता है कंटेनर आर यूज टू मैनेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। कंटेनर हमारे पास एक ऐसी चीज, एक ऐसे कह लो कॉन्सेप्ट है जो एक कॉमन टाइप की, एक स्पेशल टाइप की ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम क्लास की वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बना होगा तो हम क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ होगा तो हम क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकेंगे। वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास कंटेनर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैनेज कर रहा होता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है। देयर आर सेवरल different type of containers like DQ, list, vector and map। अब यहाँ पे जो लिस्ट है ये सिंपल अरे के एग्जांपल आप अपने माइंड में रख लो। जिस तरह अरे होती है, अरे का दूसरा नाम लिस्ट होता है। डी क्यू क्या होता है, ये हमारे पास है क्यू की ही आगे फिर सब कैटेगरी आती है। क्यू होती है एक कतार। क्यू के अंदर हम एक एल्गोरिदम यूज करते हैं जिसका नाम होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बंदा सबसे पहले इन हो रहा है वो सबसे पहले आउट हो रहा होगा। एक मतलब मैं कह लो कि मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में जो सबसे पहले इन हो रहा होगा वो सबसे पहले आउट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने अगर बना के दिखाऊं तो इधर मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्यू है, इस क्यू के अंदर मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेता हूँ जैसे मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं। हम इस साइड से कोई डाटा इंसर्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे पास जीरोथ इंडेक्स, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स,
ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स और ये फोर्थ इंडेक्स एंड सो ऑन आगे भी चलते जा रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ए इंसर्ट किया है तो ए आके सेव होगा इस पोजीशन के ऊपर। बी मैंने फॉर एग्जांपल इंसर्ट किया तो बी आके सेव हो रहा है इस पोजीशन पे एंड सो ऑन ऊपर इंसर्ट होते जा रहे हैं। जब इसी क्यू में से हमें किसी वैल्यू को आउट करना होगा तो हमारे पास जो सबसे ओल्ड वैल्यू होगी वो सबसे पहले आउट होगी। जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो सबसे पहले आउट होगी, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली एंड सो ऑन। तो ये चीज होती है क्यू। डी क्यू क्या होता है कि हम जब क्यू में से कोई वैल्यू रिमूव करते हैं तो उस ऑपरेशन का नाम होता है डी क्यू। क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू और रिमूव करने वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डी क्यू। इंसर्ट वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू और डिलीट वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं या फिर रिमूव वाले ऑपरेशन को डी क्यू। आई समझ? जी सर। वो इसकी बात कर रखे हम डी क्यू लिस्ट अरे होती है। वेक्टर भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप की अरे आप कह सकते हो। स्पेशल टाइप की अरे इस सेंस में कि अगर हम नॉर्मल अरे बनाते हैं तो हम उसका साइज मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अरे का साइज हमने 5 रख दिया, 10 रख दिया। लेकिन अगर हम वर्किंग कर रहे हैं डायनामिक अरे के साथ, डायनामिक अरे हम कहते हैं कि जिसमें हमें साइज का पता नहीं होता। हम जब कोडिंग लिखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अरे का साइज हमने 5 रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है। यूजर की इनपुट के मुताबिक साइज ऑटोमेटिकली सेट हो रहा होता है। हम उसकी जो वो ब्रैकेट होती है उसको एम्प्टी रख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक अरे। तो उस पे काम करने के लिए जो चीज उसको डील कर रही होती है वो वेक्टर होती है। इसके एग्जाम्पल भी हम आगे देखते हैं। मैप कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है लॉजिकल चीज को फिजिकल में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है ना इंट ए, ए के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि 2 बाइट हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है या 4 बाइट हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है। अब वो 4 बाइट जो मेमोरी एलोकेट होगी वो एक लॉजिकल एड्रेस होगा। अब उस लॉजिकल एड्रेस को मैप करना पड़ेगा हमें फिजिकल एड्रेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ए हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट ए। उसका मतलब क्या है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ए के लिए 4 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है। सिस्टम जो सिस्टम था हमारा उसने वो 4 बाइट अलाउ कर दिया कि ए को 4 बाइट दे दो। अब वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है, रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। उसके अगेंस्ट एक्चुअल जो हमारी रैम है उस रैम में देखना है कि कौन से 4 बाइट अवेलेबल हैं। जो 4 बाइट अवेलेबल हैं वो ए को एलोकेट कर दिए जाएंगे। ये हमारे पास मैपिंग होती है चीज। सेकंड हमारे पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कह लो कि नॉर्मल हमारे पास एल्गोरिदम क्या होती है, हम जब कोडिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, लॉजिक होती है। कि फॉर एग्जाम्पल एक टेबल प्रिंट करना है या फिर इवन ऑड निकालना है या फिर हमने फैक्टर निकालने हैं, फैक्टोरियल निकालना है। तो हम कहते थे कि हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं, एक कोड का एक हिस्सा जिसके अंदर हम लॉजिक लगा रहे हैं वो एल्गोरिदम है। लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। सिंपल आप कह लो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो क्लासेस इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास एल्गोरिदम होगी। इसमें ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सॉर्टिंग हो सकती है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। सर्चिंग हो सकती है। थोड़ा डिटेल बता रहा है, कहता है एल्गोरिदम एक्ट ऑन कंटेनर। ये जो हमने कंटेनर्स बनाए हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एल्गोरिदम का सहारा लेते हैं। उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको इनिशियलाइज करने के लिए, उनमें से कोई वैल्यू सर्च करने के लिए हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का हिस्सा है। थर्ड हमारे पास है इटरेटर्स। Iterators are used to step through the elements of the collection of the objects. These collection may be container or subset of the container. Collection of containers. Container क्या था? Collection of objects. Iterator क्या हमारे पास? Collection of containers. एक कंटेनर हो सकता है, कंटेनर का कुछ हिस्सा हो सकता है, उसको हम सब कंटेनर कहेंगे या फिर सबसेट ऑफ कंटेनर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर में 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें 2 की जरूरत है। हम उन 2 ऑब्जेक्ट को मतलब कि उसकी मदद से हम चीजों को कॉल कर लेंगे, बाकी को हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो वो जो हमें 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं वो क्या है? सबसेट ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल हमने वर्ड पढ़ा था वेक्टर का। तो उस वेक्टर क्लास के साथ ही एक उसने कोड दिया हुआ है, इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं। इस सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और डेव में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वहां पे हमें थोड़ी अच्छी समझ आ जाए। अब इसके अंदर ये चीजें हैं, ये सारे के सारे उसने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं। ये पहले मैं कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनको रिमूव कर देंगे। अब इस कोड के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हमने टॉप के ऊपर एक हेडर फाइल ऐड कर दिया वेक्टर। वेक्टर क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं डायनामिक अरे के साथ, तो फिर वहां पे हमें वेक्टर जो क्लास है वो हेल्प कर रही होती है डायनामिक अरे के साथ। डायनामिक अरे जिसका साइज हमें नहीं पता, या फिर हम यूजर पे बेस कर रहे हैं कि यूजर जो साइज रख दे वही साइज रहेगा, उसके लिए हम वेक्टर क्लास हमारी हेल्प कर रही होती है। टॉप पे हमने हेडर फाइल रख दी वेक्टर। वेक्टर वाली जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, इसके अंदर क्लास क्लास बनी है, और उस क्लास टेम्पलेट बनी है, और उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जब मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वेक्टर क्लास को इस्तेमाल करते हुए उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। VEC नाम का उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आई समझ। नॉर्मल हम मेन फंक्शन के अंदर ऐसे ही बनाते थे, जब हम टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाते थे तो हम क्या करते थे, ऐसे ही काम करते थे ना। जो हमने टेम्पलेट पढ़े हैं वहां पे हम ऐसे ही काम करते थे। मैं दोबारा बुक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सर ये वेक्टर का दोबारा बता दें। एक मिनट बताता हूँ। ये हमने क्लास बनाई थी ना, क्लास टेम्पलेट बुक के अंदर, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका हमने पढ़ा था कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को हमें इस तरह बनाना पड़ेगा। ये मैं इधर से थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये ऐसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था टेस्ट क्लास का। टेस्ट, आगे ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर इंट, और आगे एक्स नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। ये 17.4 वाला प्रोग्राम था। आपको बताया था कि जब आप क्लास टेम्पलेट बना रहे होंगे तो उस टाइम पे आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, आप टेस्ट एक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखोगे टेक्स्ट और एंगल ब्रैकेट में वो डाटा टाइप जिस तरह आप एक्स से काम करवाना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट से आप जिस तरह काम करवाना चाहते हो उस तरह आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में डाटा टाइप मेंशन करोगे। इंट है, फ्लोट है, डबल, जैसे भी। जिस तरह यहाँ पे था टेस्ट, आगे 4, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए थे एक्स और वाई नाम के। एक्स ने वैल्यूज जो इंटीजर वैल्यू थी उन पे काम करना था, और जो वाई थी उसने कैरेक्टर वैल्यूज पे काम करना था। सेम वही काम वो यहाँ पे यूज कर रहा है। वेक्टर क्लास है, ये कहाँ से आई क्लास, ये इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। और ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्यों हमने रखी है, ताकि हमें वो वेक्टर वाली क्लास बनानी ना पड़े, इसमें पहले से बनी बनाई मौजूद है। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्लास क्या है, एक ऐसी क्लास जो डायनेमिक अरे के साथ काम करती है। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने लिखा है इंट अरे, और इसका साइज मैंने रख दिया 5। ये मेरे पास क्या स्टैटिक अरे है, इसका साइज 5 होगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे लूप में 1000 बार चला दूं, लेकिन इसने 5 वैल्यू स्टोर करनी है। इसी के मुकाबले में अगर मैं लिख देता हूँ इंट अरे 1 और ऐसे ब्रैकेट एम्प्टी रख देता हूँ, तो ये हमारे पास डायनेमिक अरे है। अब इसका साइज यूजर पे डिपेंड कर रहा है, यूजर जितनी वैल्यूज दे, यूजर 50 वैल्यूज दे, इसका साइज 50 बन जाएगा। यूजर अगली बार 500 वैल्यूज दे, इसका साइज 500 बन जाएगा। आई समझ। जी सर, शुक्रिया। ये हमारे पास है डायनेमिक, और इससे ऊपर वाली हमारे पास है स्टैटिक। तो हमारे पास डायनेमिक अरे के लिए जो बिल्ट इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मौजूद है उसका नाम है वेक्टर। हमने क्या कर दिया, उसी के यहाँ पे हमने ऐड किया है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वेक्टर को। उसकी जो क्लास थी, उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है VEC नाम का। वेक्टर क्लास का नाम, आगे एंगल ब्रैकेट में डाटा टाइप रखिए, जिस डाटा टाइप का हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाना है। ये VEC क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप अपनी चॉइस से XYZ ABC OBJ कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे VEC नाम रखा है। एक नॉर्मल हमने कह लो कि वेरिएबल बनाया है आई नाम का, जो हमने लूप में यूज करना है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अरे के साथ। लूप होगी तो अरे काम करेगी। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, एक सी आउट की स्टेटमेंट है, वेक्टर साइज
वेक साइज, ये हमारे पास साइज नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमें साइज निकाल के दे देता है, हमें ये बनाना नहीं पड़ता। ये बिल्ट इन कह लो कि हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है, जब हम इसको कॉल करते हैं तो जिस चीज का हमने साइज चेक करना होता है वो यहाँ पे बता देता है। अब ये वेक्टर काम कर रहा है डायनेमिक अरे पे, मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले अरे का साइज है 5, हमने वैल्यू उसके अंदर 50 ऐड कर दी है, अब उसका साइज बन जाएगा 50, तो वो ये साइज हमें चेक करके देगा कि पहले इसका साइज कितना था और ये वर्किंग करने के बाद इसका साइज कितना हो गया। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस वेक्टर पुश पुश बैक आई। अब यहाँ पे पुश का मतलब होता है जब हम स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उस इंसर्शन वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश। जैसे अभी मैंने आपको क्यू का बताया ना कि क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करें तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू। सेम ऐसे ही अगर हम स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करें तो उसको हम कहते हैं पुश पुश ऑपरेशन। रिमूव करना है तो पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे कहता है कि 5 वैल्यूज हम वेक्टर में इंसर्ट कर रही हैं, हमने इसकी मदद से ये 5 वैल्यूज इंसर्ट कर दी। ये जो पुश वाला ऑपरेशन है, पुश बैक वाला, ये भी हमारे पास वेक्टर क्लास में मौजूद है जिसको हम बस इस्तेमाल कर रहे हैं। वेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक जो फंक्शन था बिल्ट इन फंक्शन, उसको हमने कॉल कर लिया, हमारे पास 5 वैल्यूज अरे के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, जो डायनेमिक अरे हमने बनाई है उस वेक्टर क्लास के अंदर। सेम वही स्टेटमेंट हमने दोबारा लिख दी जो हमने ये ऊपर लिखी थी स्टेटमेंट। इधर हमारे पास ओरिजिनल साइज था जो स्टार्ट होने पे था, इधर हमारे पास 5 वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद साइज क्या बना है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सेम वही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे ये वेक्टर साइज शुरू में तो क्या था और एक्सटेंडेड वेक्टर साइज मतलब जब वैल्यूज हम इंसर्ट कर चुके हैं उसके बाद उसका साइज क्या रह गया। यहाँ पे हम उनको वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, जो हमने 5 वैल्यूज इंसर्ट की हैं उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ये। नॉर्मल हम अरे में से ऐसी वैल्यू निकालते हैं, लूप लगाई, लूप जितना अरे का साइज था उस साइज की हमने लूप लगा दी, लूप उतनी बार चलेगी, हर बार हमें अरे में से एक वैल्यू निकाल के हमारे सामने डिस्प्ले करवा देगी। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, वैल्यू ऑफ वेक्टर 0, आगे 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। वैल्यू ऑफ वेक्टर 1, जो वेक्टर 1 पे वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हम यहीं पे इटरेटर, अगर इटरेटर भी इस्तेमाल करें। इटरेटर क्या है, जो हमारे पास थर्ड टाइप थी इटरेटर ही थी, और इटरेटर की मदद उसने क्या कहा था कि हम जितने भी हमारे पास कंटेनर्स होंगे उनमें से पूरे कंटेनर को या फिर सबसेट ऑफ द कंटेनर, सबसेट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कहता है कि उन सारों को या फिर उनमें से किसी एक दो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि हमने इटरेटर का इस्तेमाल किया है वैल्यूज एक्सेस करने के लिए। उसका कैसे किया है, वेक्टर, आगे एंगल ब्रैकेट, आगे ये स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को उसकी किसी क्लास की चीज को उसकी बॉडी से बाहर ट्राई करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे हम स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इटरेटर। जिस तरह हमने यहाँ पे वेक्टर यूज किया है, वेक्टर क्लास यूज किया है, सेम ऐसे ही हमारे पास इटरेटर क्लास भी है, उसका यहाँ पे वो स्टैंड यूज कर रहे हैं। वी नाम का एक उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसमें वैल्यूज आकर सेव होंगी। वेक्टर के बिगनिंग से काम स्टार्ट हुआ, कहता है वाइल वी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर एंड, बिगनिंग से काम स्टार्ट करे और जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचता जितनी वैल्यूज मौजूद हो वो सारी वी में स्टोर करे, और वी उसको क्या करे, डिस्प्ले करता जाए वन बाय वन। फर्स्ट वैल्यू होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन, तब तक वो चलती रहेगी रे जो हमारे पास है, जब तक अरे के एंड पे नहीं वो पहुंचता। जितनी भी उसमें वैल्यूज होंगी वन बाय वन डिस्प्ले होती जाएंगी, हर बार उसमें इंक्रीमेंट होगा और उससे नेक्स्ट वैल्यू चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अरे का साइज 5 है, तो पहले हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0, 0 इज नॉट इक्वल टू एंड कंडीशन ट्रू है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, जब फिफ्थ पे जाएगा वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वेक्टर का साइज शुरू में हमारे पास क्या था, 0 का, कैसे पता चला, हमने यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है वेक्टर साइज शुरू में, क्योंकि अभी हम अरे
स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अरे का जो आपके पास होगी वैल्यू वो 0 ही होगी, अरे का साइज जो होगा वो 0, क्योंकि हमने उसको वैल्यू अभी देनी है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास 0 आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, एक्सटेंडेड वेक्टर साइज 5। कैसे 5 हुआ, क्योंकि हमने उसमें 5 वैल्यूज इंसर्ट की हैं। कहता है वैल्यूज कहाँ कौन कौन सी इंसर्ट हुई हैं, 0 1 2 3 4 5 4 तक ये इंसर्ट हुई हैं। कैसे पता चला ये वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं। लास्ट में फिर क्या होगा हमारे पास, उसने इस वाले जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर इसको डिस्प्ले करवा दिया। इसमें हमारे पास सेम वही वैल्यूज ऑफ वी 0 1 2 3 4, 5 अरे का साइज रखा था, मतलब 5 वैल्यूज इंसर्ट की, अरे का साइज 5 हो गया। उसमें जो वैल्यूज थी पहले विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, फिर सेकंड में विद द हेल्प ऑफ इटरेटर उसने डिस्प्ले करवा दिया। आई समझ? कोई पॉइंट अगर इसमें समझ नहीं आया तो पूछ लें। अब ये सब की कोडिंग यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ आप अगर ये भी याद कर लें, क्योंकि कोडिंग तब मतलब बंदा डिटेल में करवाए जब आपके पेपर फिजिकल हो, पेपर ऑनलाइन है तो आप सिंपली जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको माइंड में रख लें कि क्या क्या काम कर रही होती हैं, कि वेक्टर क्या चीज़ है, उसके बाद कंटेनर क्या चीज़ है, उसके बाद इटरेटर क्या चीज़ है, इटरेटर क्या चीज़ है। आप इनको माइंड में रख लें, इनकी जो वर्किंग है वो आपको अगर समझ आ गई तो जो इनके रेलिवेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर हमने पूरा कोड पढ़ा है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। हेयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड रिलेटेड टू द वेरियस फंक्शन वी यूज इन द अबव एग्जांपल। एक हमने यूज किया है पुश बैक, यहाँ पे हमने यूज किया था ये पुश बैक। कहता है ये क्या चीज है, द पुश बैक मेंबर फंक्शन इंसर्ट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द वेक्टर एक्सपेंडिंग इट्स साइज एज नीडेड। पुश बैक हमारे पास एक वेक्टर क्लास का ही बिल्ट इन फंक्शन है, जो करता क्या है कि जितना अरे का साइज पहले ही होता है उसके आखिर से आगे स्टार्ट एंड इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। पहले अरे का साइज 0 था, फिर उसने लास्ट से ऐड करना शुरू कर दिया, साइज 0 है, 0 के अंदर कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक उसने इंसर्ट किया। अगर हम इसके बाद दोबारा से इंसर्ट करें तो वो फोर्थ से आगे इंसर्ट करेगा, फिफ्थ इंडेक्स पे, फिर सिक्स इंडेक्स पे, फिर सेवंथ इंडेक्स पे। रीजन क्या है कि डायनेमिक अरे है, साइज इंक्रीज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है। आई समझ? जी सर। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक अरे है, इस अरे का साइज मैं कहता हूँ कि 5, फर्स्ट टाइम मैंने इसमें 5 वैल्यूज इंसर्ट की हैं, इसका साइज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 बन गया। ये 5 साइज बन गया। ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारे पास 5 वैल्यू, 5 इंडेक्स बन गए हैं। कहता है कि अगर हम पुश बैक वाला ये जो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये करता क्या है, ये वैल्यू अरे में इस पॉइंट पे इंसर्ट नहीं करेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। अगर हम इस अरे में पहले 5 वैल्यूज इंसर्ट कर चुके, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। कहता है अगर हम नॉर्मल इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास वैल्यू इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे इंसर्ट होगी, रे के 0th इंडेक्स पे। अगर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक रे के साथ तो वैल्यू यहीं पे दोबारा से इंसर्ट होगी, क्योंकि रे का साइज 5 है, दोबारा वैल्यूज हम इंसर्ट करें तो इधर ही होगी। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं डायनेमिक अरे पे, और डायनेमिक अरे के लिए हम यूज कर रहे हैं पुश बैक फंक्शन, तो होगा क्या कि वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी अरे के लास्ट से, इस पोजीशन से। वो डायनामिक अरे है तो यहाँ पे एक नया बॉक्स बनाता जाएगा और वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी, फिर आगे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक नया बॉक्स बनता जाएगा। मतलब अरे का साइज डायनामिक है, वो चेंज बार बार हो सकता है तो वो चेंज करता जाएगा।
नया बॉक्स ऐड करता जाए, वहां पे वैल्यू इंसर्ट करे, फिर नया बॉक्स क्रिएट करे, वहां पे एक वैल्यू इंसर्ट करे। सेकंड हमारे पास बता रहा है साइज। यहाँ पे हमने यूज किया था साइज नाम का, ये वेक्टर डॉट साइज। इसका क्या बता रहा है, द साइज फंक्शन डिस्प्ले द साइज ऑफ द वेक्टर। शुरू में साइज 0 था, बाद में साइज 5 था, बाद में फिर अगर 5 वैल्यू और इंसर्ट करने के बाद हम दोबारा से साइज चेक करें, वहां पे साइज 10 हो चुका होगा। साइज ऑपरेशन बिल्ट इन हमारे पास एक फंक्शन है, जिसको कॉल करें तो हमें साइज बता देता है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले कर देता है कि साइज क्या है। अब वेक्टर का साइज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास साइज जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये वेक्टर का साइज हमें डिस्प्ले कर देगा। और ये जो साइज डिस्प्ले होगा, ये होगा आपके पास इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, 2 4 10 20 50, इस तरह जितना साइज होगा। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास, ये हमने एक बिगिन नाम का फंक्शन यूज किया। ये हमने कहाँ पे यूज किया है, इस पॉइंट पे यूज किया है, वेक्टर डॉट बिगिन। द फंक्शन बिगिन रिटर्न्स द इटरेटर टू द स्टार्ट ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे क्या करेगा कि वेक्टर हमारे पास इस पोजीशन, फॉर एग्जांपल हमने एक नई वैल्यू इंसर्ट किया, तो वेक्टर इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। जब तक बिगन वाला काम क्या करेगा कि इसी चीज को उठा के स्टार्ट में ले आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोबारा से वैल्यू डिस्प्ले करनी है, लेकिन अब की बार हमने वेक्टर को इस्तेमाल नहीं किया, अब की बार हमने इस्तेमाल किया इटरेटर को। तो इटरेटर के साथ हमने क्या कर दिया, बिगन वाले फंक्शन को कॉल किया, जो वेक्टर से वैल्यू लेकर स्टार्टिंग में लेकर आ जाएगा, ताकि अगर वैल्यूज हम दोबारा से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो दोबारा से डिस्प्ले हो सकें। एंड वाला फंक्शन, ये जो हमने इसे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाई है, द फंक्शन एंड रिटर्न्स टू द इटरेटर टू द एंड ऑफ द वेक्टर। वैल्यू को डिस्प्ले करते करते जब वो उस अरे की, जो हमने डायनामिक अरे बनाई है, उसके एंड पे पहुंच चुका होगा, तो ये एंड वाला फंक्शन काम करेगा। अब अगर हमारे पास अरे का साइज 5 होता तो हम लिख देते while v इज नॉट इक्वल टू 5। लेकिन हमें अरे का साइज ही नहीं पता, हमने डायनामिक अरे बनाई है, अरे का साइज ही नहीं पता, इसलिए हमने स्टार्ट और एंड लिया है। स्टार्ट से काम शुरू हो, बिगिन से काम शुरू हो, और एंड पे जाकर खत्म हो। एंड चाहे 50 इंडेक्स के बाद आए, चाहे 500 इंडेक्स के बाद आए, जहां पे एंड वाला आ जाए, वहां पे आपके पास प्रोग्राम खत्म हो, उतनी वैल्यू डिस्प्ले कर दे। कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।